मैं लोकमत मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर विजय बाबू दर्डा जी, सोशल वर्कर दिविजा फाउंडेशन की प्रमुख अमृता फडणवीस जी, प्रख्यात अभिनेत्री सौंदर्या शर्मा जी और हम सबके चहेते बोमन ईरानी जी, मैं सबका तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबने बहुत मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया है, बहुत मेहनत करके आप सब यहाँ पे आए हैं और यहाँ ऑडियंस में भी जितने भी विनर्स है उनकी भी हर एक की सक्सेस स्टोरी है। कुछ ना कुछ उन्होंने भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो ऐसा देखा जाए तो आज का दिन जो है वो सफलता का सम्मान करने का दिन है, ऐसा हम मानते हैं। आपने भी सफलता हासिल की है, उन्होंने भी सफलता हासिल की है, लेकिन उसके पीछे एक संघर्ष रहा है, बहुत कष्ट रहे हैं। तो मैं इसी मुद्दे को सामने लेकर आगे जाता हूं। और आपने लोकमत की सफलता सबने देखी है, आज एवी भी देखी आपने। यहाँ पे लोकमत ने बाकू हो या सिंगापुर, दुबई, लंदन, अभी इजिप्ट, हर जगह अवार्ड फंक्शन किए हैं। लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगी कि लोकमत कैसे खड़ा हुआ। जैसे विजय बाबू जी ने बोला कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने लोकमत का नाम दिया और 1971 में लोकमत की शुरुआत हुई। उस दौर में जिस तरीके से लोकमत खड़ा हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कष्ट उठाने पड़े। आप किसी को मालूम भी नहीं होगा कि एक छोटी ऐड लेने के लिए विजय बाबू मुंबई से लोकल ट्रेन से सीएसटी से नवी मुंबई तक जाते थे। उस वक्त गाड़ी भी नहीं रहती थी। एक ऐड के लिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक जी को जिस तरीके से बातें की और ऐड मिलाई, छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने कष्ट करके ये लोकमत परिवार खड़ा किया है। और मैं आपको बता दूं कि लोकमत जब से शुरू हुआ है उस दिन से आज तक लोकमत में सैलरी की डेट कभी नहीं मिस हुई। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, विजय बाबू हो या राजन बाबू हो, शुरुआत की दौर ऐसी थी कि उस वक्त पैसे नहीं रहते थे, तो उन्होंने खुद के जेवर बाजू में गिरवी रख दिए, पैसे लाए और जो तारीख तय थी सैलरी की, उसी तारीख को सबकी सैलरी की। ये लोकमत है। और मैं एक आपको बता दूं कि कोई अखबार के साथ परिवार शब्द जुड़ा नहीं होता जो सिर्फ लोकमत के साथ जुड़ा है। हम लोकमत परिवार कहते हैं और आज ये जो यहाँ पे सभी मौजूद है ये लोकमत परिवार के सदस्य है, ऐसा हम मानते हैं। विजय बाबू, ये संघर्ष की गाथा आज की पीढ़ी को तो बहुत कम लोगों को मालूम है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं अतुल, हमारे मुंबई के संपादक, मंच पर उपस्थित मान्यवरों को मैं नमस्कार करता हूं और नई पीढ़ी को मैं क्या कहना चाहूंगा। पीढ़ी ये बहुत कर्तव्यगार है, बहुत सुशील है और उनकी दूरदृष्टि भी है। उनका तरीका अलग है। के तरीके को समझ ले तो शायद काम आसानी से होता। मैं मेरे अपने परिवार की बात बताऊंगा। मेरे जीवन की जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआती के दौर में मेरे पूज्य पिताजी, ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने आज़ादी के दौर में 3.25 साल की जेल यात्रा की और वो गांधी जी के पहले नाबालिग सत्याग्रही थे, उस विरासत को लेके उनके कुछ अपने मूल्य थे। मैं पढ़ के आया था 1971 में और उन्होंने कहा कि विजय, लोकमत शुरू करना है, आप नागपुर में जाइए। वो दौर बहुत कठिन था, संघर्ष का था और कंपटीशन का भी था, अगर उसको आगे बढ़ाना है। इस दौर के अंदर
एक 500 रुपए के एडवर्टीजमेंट के लिए मैं मुंबई के लोकल में बैठ के चर्चगेट से ठाणे गया और उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि 500 रुपए के ये जो विज्ञापन है हमको मिलना चाहिए। वो कन्विंस तो हुए, मगर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मेरा बेटा यहां पर नहीं है, तो आपको फिर आना पड़ेगा। मैं फिर वहां पर गया, वही प्रवास। और उस समय में मेरे जो एडिटर थे मधु, वो बोले कह के बाबू काय के लिए आप इतनी से 500 रुपये ऐड के लिए 2 बार चक्कर लगा रहे हो, छोड़िए उसको। बोला नहीं, छोड़ने का नहीं है। ये जो 500 रुपये वाला है, कल शायद वो 5,000 का अपने लिए बनेगा, वो 50,000 का बनेगा, 5 लाख का बनेगा, 5 करोड़ का बनेगा, उसे छोड़ने का नहीं है। वहां जाने के बाद उन्होंने बोला 500 रुपये देणार नहीं, मैं 250 रुपये ही दूंगा। मैंने बोला देखिए 500 रुपये होते इसके। बोले नहीं, मैं 250 रुपये दूंगा, लेना है तो ले, उन्हें छोड़ दो। बोले मैंने वो विज्ञापन को स्वीकार किया। और उस वक्त में हमारे एडिटर का जो सैलरी थी वो 100 रुपये थी। तो मैंने लगा भावे साहब 100 रुपये तुम्हारी सैलरी है, 500 की ऐड नहीं मिली, 250 की मिल गई। वो एक समय में जाकर हमारा बहुत बड़ा एडवर्टाइजर बना। तो कोई काम छूटा नहीं होता है। हर काम करने के लिए मैं खुद वो कार में, वो जीप में जिसमें गट्ठे जाते थे अखबार के, उसमें सो के जाता था मैं, और एक एक एजेंट को कन्विंस करने का प्रयास करता था कि आप इसको बेचिए। मैं खुद लोकमत ऑफिस के अंदर 3-3, 4-4 दिन घर पे नहीं जाता था, वहीं सो जाता था। वहीं एक हम लोगों ने बाम्बू का बाथरूम बना लिया, उसमें नहाता था। सामने राम भरोसे होटल था, उसकी मिसल बुलाता था और खाता था। वो जो दिन होते हैं, अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरे परिवार में मेरे बेटों ने भी वैसे ही करना चाहिए, तो उसके बजाय मैं ये चाहूंगा कि उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में भी हमने विश्वास करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा देवेंद्र जो है, जो कि लोकमत का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सारे लोग, देवेंद्र है, ऋषि है, करण है, ये सारे लोग बाहर पढ़ के आए, इन्होंने अपना एक विजन लेके आए। तो उसका भी हम लोगों ने सम्मान करना, और वो सम्मान हमने किया, इसलिए लोकमत आज यहाँ तक पड़ा है। एक बात निश्चित है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता। और यहां पर जो कहानी मैं जो देख रहा हूं, वो कहानी ऐसे लोगों की है यहां पर कि जिन्होंने संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद में आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने घर में झाड़ू मारने में कोई कमीपना नहीं है, अपने हाथ से आए मेहमान को पानी पिलाने में कमीपना नहीं है। और अगर हमारे जेब में जितना पैसा, उस पैसे का नियोजन करके काम करना चाहिए। अभी हमारे वो मित्र आए थे, अब उनके पास में कई प्लेन और हेलीकॉप्टर, तो वो प्लेन और हेलीकॉप्टर देख के अपन ने ईर्ष्या करने के बजाय ये प्रयास करने का, एक दिन मैं भी उस हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, मैं भी ऐसा प्लेन खरीदूंगा। ऐसा अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम एक अच्छी दिशा दे पाएंगे अपने परिवार को। लोकमत कैसा खड़ा हुआ इसके बारे में और विजय बाबू के बारे में बोलता बैठूंगा तो पूरा दिन पूरी रात कम पड़ेगी शायद। हमारे दूसरे आज के मेहमान है, पेशे से बैंकर थे, बाद में वो सोशल एक्टिविस्ट बने, दिविजा फाउंडेशन की उन्होंने स्थापना की। बहुत बड़ा काम दिविजा फाउंडेशन का मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया। वो एक सिंगर भी है, और उसके बावजूद उनकी एक और पहचान है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी है। नागपुर से मुंबई आई, मुंबई आने के बाद खुद को एस्टैब्लिश करना था, खुद की अलग पहचान बनानी थी। आज तक जितने भी सीएम थे उनकी मिसेस एक अलग पहचान थी, अमृता जी ने खुद की एक अलग पहचान बनाई, सिंगिंग में खुद का करियर किया।
इतना आसान नहीं था। आपको लगता है कि सीएम की बीवी है तो सब कुछ आसान होगा, नहीं है, वैसा नहीं है उनके साथ। बहुत संघर्ष उन्होंने भी किया है। अमृता जी, आपका संघर्ष हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। मैं केवल एक लाइन ऐड करना चाहूंगा अमृता जी के लिए कि वो बहुत सहज है, और वो बहुत सहज है इसलिए वो सुंदर है। सगळ्यांना माझा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। जय जी और सभी मेरे साथ जो महानुभाव है, सभी को मेरा नमस्कार। आज लोकमत के इस वन वर्ल्ड समिट अवॉर्ड्स में आके इथे येऊन खूप छान वाटतंय। खूप अशी लोक भेटली जी खूप काही करू इच्छितात आणि खूप काही केलेलं आहे तुम्ही सगळ्यांनी। आणि आपण पाहिलं बोमनजी असो, मॅडम असो, यांचे पण आपले स्ट्रगल्स आहेत, यांच्या पण आपल्या स्टोरीज आहेत, आपले रस्ते आहेत, आणि प्रत्येकाचा एक रस्ता असतो जो त्याला पुढे नेतो, जर निरंतर तुम्ही प्रयत्नांनी पुढे चालत राहिलं तर। मेरा अगर इशू आप जानना चाहेंगे तो ये एक ही था शुरुआत से ही, स्पेशली आफ्टर देवेंद्र जी बिकेम सीएम एंड केम टू मुंबई। इशू ऑफ हँडलिंग परसेप्शन, विचारधारांशी लढणं, हा माझा माझं एक कार्य होतं जे मला निरंतर करावं लागलं। नागपूरमध्ये माझे आई बाबा डॉक्टर होते आणि मला स्वतंत्ररित्याने जगण्याची त्यांनी खूप एक प्रवृत्ती माझ्या मनात आणि माझ्या भावाच्या मनात निर्माण केली होती। मी अकॅडमिक्समध्ये चांगली होती, गाण्यात चांगली होती आणि त्यात रियाज करायची रेग्युलर। माझे बाबा स्वतः छान गातात आणि त्यांची कामं पाहून, त्यांचे मेडिकल कॅम्प्स असायचे, ते प्रोफेशनल होते पण मेडिकल कॅम्प्स पण करायचे, तर ते सगळं पाहून एक सेवेची वृत्ती पण मनात होती। उसके बाद जब शादी हुई तो देवेंद्र जी को करीब से देख के और भी सेवा कैसे की जाती है सेल्फलेसली, हाउ टू वर्क फॉर पीपल यूजिंग पॉलिटिक्स एज अ टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, ये सीखा। इस सब प्रवास में आई वॉज ऑलरेडी अ बैंकर, ऑलरेडी अ सिंगर, और मैं नागपूर में भी, नागपूरमध्ये दिवाळी पहाट असो, रोटरी प्रोग्राम्स असो, मी तिथे गाणी म्हणायची। आय नेवर हॅड बिग एम्स की मला मुंबईला जायचंय किंवा आय वॉन्टेड अ बिग सिंगर, असा मला काही एम नव्हता। आणि नागपूरला मी चांगल्या प्रकारे आपलं फॅमिली लाईफ प्लस म्युझिकल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ थ्रू ॲक्सिस बँक जगत होती। आणि जींचं जेव्हा सीएम पदी त्यांची निवड झाली तेव्हा मात्र अचानक जी मी जीवन जगत होती तेच जीवन जे मी कंटिन्यू केलं मुंबईत, तिथे एकदम मीडिया अटेन्शन गेलं आणि लोकांचं अटेन्शन गेलं। मी ती बँकर होती, सिंगर होती, तीच सोशल कामं मी करत होती, थोड्या मोठ्या प्रमाणावर करायला लागली, पण एक लोकांचं लक्ष गेलं प्रत्येक गोष्टीवर, व्हॉट आय एम डुईंग टू व्हॉट आय एम वेअरिंग टू व्हॉट आय एम सेईंग, अँड इट वॉज बट ऑब्वियस। बट फॉर मी जरुरी होतं की मी माझं स्वातंत्र्य व्यक्तिमत्व जे आहे ते जिवंत ठेवणं जरुरी होतं। आणि ते का जरुरी होतं, कारण जेव्हा लोक आपल्याला पाहायला लागतात तेव्हा आपल्याला अजूनच आपलं जे स्वत्व किंवा आपला जो एक पॉझिटिव्ह पहलू असतो तो दाखवणं खूप जरुरी होतं। फक्त लोकांना नाही, मला माझ्या मुलीसाठी पण एक रस्ता क्रिएट करायचा होता, तिला एक दिशा द्यायची होती, आणि त्यासाठी जरुरी होतं जे मी आहे ती मी राहणं जरुरी होतं। काही वेगळा बदल मी माझ्यात नाही केला, माझ्या वागणुकीत किंवा माझ्या कार्यशैलीत मी ते चालू ठेवलं। बट मीडिया अटेन्शन कॉट इट, पीपल स्टार्टेड गिव्हिंग अटेन्शन टू व्हॉट आय वॉज डुईंग, कारण ते कम्पेअर करायला लागले आधीच्या वहिनींची, माझ्याशी एक कम्पॅरिझन करायला लागले। मला वाटतं हे स्वतःच मला वाटतं कम्पॅरिझन ठीक नव्हतं, कारण एक तर त्यांची जनरेशन वेगळी होती, त्यांची विचारधारा वेगळी असेल, मी आजची मॉडर्न मुलगी लेडी होती, आणि मला जसं
एक आजची स्त्री जगते तसं जगण्यात आनंद पण वाटायचा आणि त्यात प्रत्येकाचं उत्थानच होता, घराचा पण आणि बाहेरचा पण. सो आय कंटिन्यूड इट अँड इन दॅट मी खूपदा लोकांच्या नेगेटिव्ह ट्रोलिंगमध्ये पण आली आणि मी निगेटिव्ह ट्रोलिंगवर मला वेगळं विचारायचं आहे आपल्याला. हां. मी येतो त्याच्यावरती. तर त्याच्यामुळे तर इट इज अ बॅटल ऑफ परसेप्शन मेनली आणि ती मला कंटिन्यू करावी लागते. अमृताजी, आपण आता बोलताना देवेंद्रजीचं नाव घेतलं की मी देवेंद्रजीशी लग्न केलं म्हणून. तर तुम्ही लग्न करताना काही अटी टाकल्या होत्या का? कारण एक ही पॉलिटिशियन होते, तुम्ही आपलं साधं लाईफ जी लीड करणारी एक तरुण कन्या होते आपण त्यावेळेस. तर काही कंडिशन वगैरे टाकून लग्न केलं का? मी काहीच कंडिशन नाही टाकली त्यांना. उलट त्यांनी मला म्हटलं की तुला तुझं जीवन जगायचंय नीटपणे, तुला तुझा पैसा कमवायचा आहे, तुला तुझा वेळ घालवायचा आहे. कारण मी स्वतःला तर लोकांमध्ये झोकलेलं आहे आणि झोकणार आहे जीवनभर. तर तुला आवडेल का असं की तुला जे पाहिजे ते तू स्वतः पुढे जाऊन आनंदाने करू शकशील का? और यू विल ऑलवेज नीड अ हस्बंड टू बी विथ यू टू फील हॅपी. सो आय थॉट ओव्हर इट, आय स्लेप्ट ओव्हर इट अँड देन आफ्टर दॅट आय टूक अ डिसिजन की येस, काय असतं, एक मराठी श्लोक आहे, हे पूर्ण आहे ते पूर्ण आहे, पूर्णातून पूर्ण निष्पन्न होते, पूर्णातून पूर्ण काढून घेतले तरी पूर्णच राहते. So I feel I'm whole in myself. So I can be everything, happy, sad. In all feelings I can be myself. वेरी गुड. अपनी आज की और एक मेहमान है जो लॉस एंजलिस में एक्टिंग सीखने के लिए जाने वाली थी और उन्हें अचानक बिग बॉस का ऑफर आ गया वो शो का. उन्होंने वो शो ज्वाइन किया और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. उन्होंने एक अलग पहचान बनाई, कई सारी फिल्में की, कई सारी वेब सीरीज की, एडवर्टाइजमेंट्स की. वो पेशे से डेंटिस्ट है, थी डेंटिस्ट की डिग्री ली, अभी भी है. या तो एक डॉक्टर से लेकर एक एक्टर तक का सफ़र. उस और सबसे बड़ी बात कि जो इंडस्ट्री में अक्सर नेपोटिज्म के बारे में कहा जाता है, आपके पीछे कोई नहीं था, कोई ऐसा फिल्मी परिवार नहीं है, बहुत बड़ा नाम पीछे नहीं है. आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है. तो ये संघर्ष कथा, ये सफलता में कैसे बदल गई, क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि मैं ये वाला माइक लूं. हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज टू बी हियर. मैं इतनी अच्छी मराठी बोल नहीं सकती, मैं समझ सकती हूँ, तो मैं मिक्स इंग्लिश में और हिंदी में बात कर लूँगी. I'm very happy that you invited me here amongst such amazing dignitaries and all the achievers. So thank you लोकमत. But कहते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So या मतलब डिफ़िकल्ट तो रहा था, डिफ़िकल्ट अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं नहीं हूँ इस इंडस्ट्री की, बट आई थिंक बमन सर भी इस इंडस्ट्री के नहीं हैं. और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वेरी बिग अचीवर्स, इवन अमृता जी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड शी इज इवन अ सिंगर, एंड यू नो वी ऑल हैव आवर स्ट्रगल्स एंड हिस्ट्री. सो डेफिनेटली मैं एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार की मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे IAS हैं, सब टीचर्स हैं और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ. तो आसान नहीं था, बिकॉज ग्लैमरस वर्ल्ड इज टोटली पोल्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग माई दिस थिंग. तो मैंने पढ़ाई पूरी की, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं गई. मैं लॉस एंजलिस गई, मैंने डिग्री भी ली डेंटिस्ट्री की और वहाँ से करके आई. और उस समय पैंडमिक था, तो ऑडिशंस दिया करते थे सब जगह, और फिर मुझे बिग बॉस के लिए कॉल आया. तो पहले जाना ही नहीं था बिकॉज मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ, बट फिर मुझे ये था कि चलो कैमरा फेस करना है, तो मम्मी पापा ने कन्विंस किया कि आप जाओ. और उसके पहले मैंने एक फिल्म साइन कर ली थी यहाँ पर, बट वो फिल्म एग्जीक्यूट नहीं हो पाई क्योंकि मैं बिग बॉस से बाहर नहीं आई, और वो एक मज़ेदार जर्नी बन गई. तो डेफिनेटली आई हैड माई ओन, मेरी फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रगल से ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल थी, क्योंकि हर किसी की स्ट्रगल का अलग फॉर्म होता है. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली,
और हमारे यहाँ पर इतना मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पेरेंट्स नहीं होते हैं वो इतना इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं. अब के पेरेंट्स बहुत अलग हैं, बट मेरे पेरेंट्स को लगता था ये बिगड़ जाएगी और वटेवर. तो यार समहाउ करते 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 मेहनत की. कास्टिंग डायरेक्टर्स को नहीं जानती थी, आज भी नहीं जानती हूँ बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को. तो गूगल से नंबर उठाती थी. इनफैक्ट बमन सर को पता ही नहीं होगी ये बात, मैंने बोली भी नहीं. इन माई स्ट्रगलिंग डेज योर नंबर यूज टू फ्लोट ऑन गूगल. And I picked up your number as well, and I texted you then. I'm talking 2017, 18. And you were very kind enough to respond me. And I said, sir, I want to be an actor. And then you said, dear, I don't know anyone, but if you come to Bombay, definitely you'll find a way. And that was very motivating. And मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक इतने बड़े एक्टर ने, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इनका नंबर है भी वो नहीं है, बिकॉज पता नहीं होता ना कि वो नंबर्स है. He was very बिकॉज उस टाइम में क्या होता है कि आपको कोई भी इमोशनली सहारा दे दे, मॉरली सपोर्ट कर दे, तो आपको लगता है मैं दुनिया जीत लूंगी या जीत लूंगा. तो मेरे लिए वो था. और सेम यू हैव डन. यू हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो पिलर. लोकमत एंड मिस्टर विजय डाडा प्राइमरली, देन लोकमत. तो उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना राइट फ्रॉम माई. मैंने बेबी स्टेप्स लिए थे, एक फिल्म करी थी, और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. एक आउटसाइडर को, एक टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना अमंग्स द वर्ल्ड where all the stalwarts are there, all people where there is a support system for the kids with the surname. He always recognized and motivated me. And then I did an ad with Shah Rukh sir, Ajay sir and Akshay sir. And then Sajid sir was kind enough to cast me for Houseful 5. So yeah, in a nutshell. कुछ सवाल है जी, जी. जो सबके मन में है, वो पूछूंगा बाद में. जी जी. आज के हमारे मेहमान हैं दूसरे, जिनकी खुद की लाइफ एक किसी फिल्म से ज़्यादा रोमांचक नहीं है. बहुत संघर्ष किया है इन्होंने, बहुत मेहनत की है. बहुत कम उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया. घर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी. पढ़ाई, नौकरी और परिवार, इन तीनों में वो व्यस्त रहे. शुरुआती दौर में मुंबई के एक 5 स्टार होटल में उन्होंने 2 साल वेटर का काम किया. ये किसी को शायद मालूम नहीं होगा. उसके बाद मुंबई में तो जीना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में रोज़ खुद को एस्टैब्लिश करना पड़ता है. तो खुद के सपने, घर का टेंशन, उन्होंने माँ के साथ बेकरी में भी हाथ बटाया उनका. फिर फिल्मों में जाना था, एक्टिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत एक फोटोग्राफर के तौर पे की. उन्होंने कमर्शियल फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा. बहुत धीरे धीरे सब चल रहा था, बहुत फास्ट नहीं हो रहा था. कुछ जो भी उनको चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था. शुरुआती दौर में ना काम था, ना सिफारिश थी, ना पहचान थी. तो ये सब जब उनको चाहिए था, तो फिर आया उनके सामने थिएटर, और वो थिएटर में काम करने लगे. आई एम नॉट बजरंग बली, बाजीराव, आई एम नॉट बाजीराव, ये नाटक उन्हें मिला. वो नाटक में उन्होंने खुद को इतना झोंक दिया, इतना बढ़िया काम किया वो नाटक में. कई बार ऐसा होता था कि बहुत कम पैसे मिलते थे नाटक के, 400-500 रुपये, फिर भी वो नाटक करते थे. कई बार ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी, फिर भी वो काम करते थे. और इसी नाटक ने, यही नाटक उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, और उनको एक मूवी मिली. तो ये एक इतनी संघर्षमय गाथा उनकी रही है. कोई अगर फिल्म बनाना चाहे तो इससे अच्छी स्टोरी नहीं हो सकती, इतना आपका संघर्ष है. तो बबन जी, ये सब देखते हुए आज कैसे लगता है? नमस्कार सगळ्यांना. मंचावर बसलेल्या सगळ्या मान्यवरांना माझा नमस्कार आणि शुभेच्छा. मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे सक्सेस, कामयाबी जो मिली तो बहुत लेट मिली लाइफ में. 44 की उम्र में मैंने एक्टिंग का, थिएटर, सिनेमा में एक्टिंग करना शुरू किया था. लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि मैं नाकामयाब था. उसके पहले जो भी काम किया, मैं अपने आप को कामयाबी समझता था. मशहूर नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को कामयाब समझता था. मैं वेटर था तो मैं कामयाब वेटर था. मैं बहुत प्राइड लेता था मेरी वेटरिंग में. मैं दुकानदार था, हाथों से मैं वेफर बनाता था. मेरी माँ बैठती थी, मेरे पिताजी
मेरे जन्म के पहले ही पिताजी का देहांत हो गया था। तो मैं दुनिया में आया, जब दुनिया में आया तो मेरे इर्द गिर्द सिर्फ महिला ही थी। मेरी माँ, 3 बहनें और 25 मामी, चाची, मौसी। तो एक मतलब मर्द का आवाज मैंने सुना ही नहीं था पहले। तो फॉर मी, आई टुक मी वेरी लॉन्ग टाइम टू बिकम ब्रेव एंड टफ। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि मैं फोटोग्राफर था, बहुत स्ट्रगल किया फोटोग्राफर के दौरान, लेकिन मैं आखिर में सक्सेसफुल फोटोग्राफर ही बना था। देन आई डिड थिएटर। आई डू बिलीव कि थिएटर में आई एक्टेड, मेरा जो पहला रोल था वाज विद लेजेंडरी मराठी स्टेज एक्टर, इंग्लिश पे था, सुधीर जोशी। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। और मेरा यह मानना है कि जो भी हम लाइफ में करते हैं ना, एटलीस्ट मैं जो करता हूं, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ऑन स्टेज एंड बीइंग ऑन इन द मूवीज। जो भी मैंने सीखा है इंसानियत के बारे में, दुनियादारी के बारे में, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव लर्न फ्रॉम एक्टिंग। whatever you do, you will learn from your job only. क्योंकि एक कैरेक्टर जो बनाते हैं, तो when we create a character, ऐसे सोचना चाहिए कि वो कैरेक्टर है कौन, उसमें खामियां भी है, खूबियां भी है, कमजोरियां भी है और शक्ति भी है। यू हैव टू हैव एवरीथिंग। तो मैं पहले अपने आप को मान लेता हूं कि मेरी खामियां क्या है, और मैं खामियां की तरफ मैं मेहनत करूंगा, तो ही मैं माना जाऊंगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया है। दूसरी बात, एक वुंड जो होता है हर इंसान में, हमेशा हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। ही इज वुंडेड। जैसे कि आप में भी एक वुंड होगा। आप वो 500 रुपए के लिए जाते रहे तो आपको बहुत बुरा लगा हो कि आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन यू डिडंट स्टॉप। दैट टॉट यू कि आपके घाव को आपको कैसे उसको मलहम लगाना चाहिए, कि मैं रोकूंगा नहीं, आई विल कीप वर्किंग। ऑल ऑफ यू आर वुंडेड। सबके पास एक वुंड है। इट इज अप टू अस टू रिकॉग्नाइज दैट वुंड एंड देन इग्नोर इट एंड हील इट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, टू ऑल द ब्यूटीफुल अचीवर्स आउट देयर, ब्यूटीफुल, आज बहुत बड़ा दिन है। मैं सबको बोलता हूं, एक दूसरे के लिए तालियां बजाओ। दूसरा दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं। इनकरेज ईच अदर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक शख्स को, ये ऑडियंस में, यू हैव वन गोल। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स एनीथिंग। आई वॉन्ट समथिंग, वो एक्सटर्नल चीज होती है, आई वॉन्ट। लेकिन जब आप मेरी उम्र के बन जाएंगे तो वॉन्ट को एक कन्वर्जन होता है, वो वॉन्ट का कन्वर्जन हो जाता है। वो वॉन्ट नीड होनी चाहिए। What do you need to be is more important than what you want. I need to be a better human being. I need to be a more charitable human being. I need to be a more understanding human being. वो want जो है वो external है, वो तो आप लोग ने प्राप्त कर लिया ऑलरेडी। तालियां भी बजे, ट्रॉफी भी मिली, बहुत मजा आ गया आज। I was so proud to see all your faces। जब आप स्टेज पे आए, मैं ट्रॉफी हैंड ओवर करता हूं तो आप देखते हैं कि आपकी बीवी, आपके बच्चे देख रहे, और मैं आपके मन में मैं सुन रहा हूं, आपका इंटरनल डायलॉग सुन रहा हूं कि बॉम्बे जाके मैं मेरी माँ के चरणों में रखूंगा, मेरे पिताजी के चरणों में रखूंगा। इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल। दैट इज योर वांट, बट नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नीड, विच इज इंटरनल, द पर्सन दैट यू बिकम। इट इज सो इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो वांट जो है ना, आपका एक्सटर्नल जो वांट जो है ना, वो खोखला रह जाएगा। ये तो बहुत अच्छा दिन है। नाउ वी गो टू लर्न टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। ये मेरा फिलोसफी ऑफ लाइफ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ग्रेट ग्रेट। विजय बाबू, बॉलीवुड की बात निकली है तो आपको ही पूछता हूं मैं। देवानंद, राज कपूर, दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, बोमन ईरानी, लोकमत का और बॉलीवुड का ये नाता इतना स्ट्रांग कैसे हुआ? क्योंकि हमें किसी को भी बुलाना होता है तो सबसे पहले हम आपको फोन करते हैं। आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी पावर में थे काफी वर्ष, 30, 35, 40 साल मिनिस्टर थे, और क्रिएटर थे वो। मोहन भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नरीमन पॉइंट जो बनाया ना,
ये ब्रेन चाइल्ड मेरे फादर की है। हाँ, वो ब्रेन चाइल्ड मेरे फादर की है। राइट फ्रॉम रिक्लेमेशन, ईच एंड एवरी प्लॉट वाज बीन गिवन बाय हिम। सो वो जो थे, उनका पृथ्वीराज कपूर साहब से बहुत घनिष्ठ संबंध था। उनका एक ड्रामा था पैसा, उसको लेके बाबूजी यवतमाल गए थे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर झंडा वंदन होता तो उनको बुलाते थे। उनके वजह से कपूर परिवार से मैत्री हो गई। तो जब भी राज कपूर साहब को कोई प्रॉब्लम होता तो घर पे आते थे। वो आते थे इसलिए उनके भाइयों से नाता हो गया, वो हो गया इसलिए उनके साले साहब से नाता हो गया, प्रेमनाथ जी से। और फिर उनकी बहन जो थी वो नागपुर में थी। तो उसमें फिर वो होने की वजह से शंकर जय किशन, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि जयदेव साहब जो थे, द ग्रेट म्यूजिशियन डायरेक्टर, सचिन दा के साथ में थे पहले इनिशियली। एक दिन जब वो मंत्रालय से निकले तो उन्होंने देखा कि उनका सामान और हारमोनियम लेकर रास्ते में खड़े हो, चर्च गेट में, अपोजिट रीड्स होटल। तो बाबूजी मंत्रालय से उन्होंने गाड़ी रोकी, कहा कि जयदेव साहब दिख नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला क्या बात है? नहीं, बोले मेरे को घर वाले ने निकाल दिया, बोले बाहर, जिस वो पेइंग गेस्ट करके रहते थे वहां से निकाल दिया उनको। फिर बाबूजी ने बोला बैठिए आप मेरे साथ में। उनका सामान वगैरह उनके पीछे गाड़ी में आई और वो सीधा, हम लोग वहीं रहते थे चर्च गेट में, केसी कॉलेज से जो हीरोज की जो लेन जाती, वहीं एक लीली कोट करके बिल्डिंग थी। तो बाबूजी ने कहा यार, जो उसका ग्राउंड फ्लोर था, उस ग्राउंड फ्लोर में के अंदर एक 3-4 बेडरूम का एक फ्लैट था और वो मफतलाल साहब का था, अरविंद। तो उन्होंने बोला चेक करो कौन है। उनका केयर टेकर रहता, केयर टेकर नहीं था, उन्होंने बोला ताला तोड़ डालो। और ताला तोड़ के उनका बोला आप यहाँ से इत्मीनान से रहिए, जब तक रहना रहिए आप यहाँ। बाद में उन्होंने मोहम्मद जी को बता दिया है, मैंने वहां पर हम दोनों की धुन बनते हुए देखी है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चले गया। वो वहां पर कंपोज कर रहे थे। वहां पर बड़े बड़े लोग आते थे। एक बार इनके दोनों की झंझट हो गई, जय किशन जी की और शंकर जी की, तो सुलह करने वो वहां पर लेके आए। तो ऐसे से रिलेशन रहा हुआ। फिर वो वही बात हमारे साथ में, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था, उस समय में फिल्म जो पत्रिका थी उसके अंदर मुझे मौका मिला, सबसे पहला मैंने इंटरव्यू देवानंद साहब का किया, तो उनसे रिश्ता बन गया। यानी आपको बताने में मुझे खुशी होगी। और दर्द, उनका आखिरी बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था। नहीं, वो मैंने उनका बर्थडे जो है वो किया था वर्ली का जो सीपीएस है वहां पर ब्लू सी में, और सुशील कुमार शिंदे साहब वगैरह लोग वहां पर आए थे। उसके कुछ दिनों के बाद में तो उनकी डेथ हो गई लंदन में। तो रिश्ते जब बने, जैसा आपसे रिश्ता बन गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो एक बार जब रिश्ता बन जाता है तो उसको आखिरी तक लेके जाना चाहिए, ऐसा हम लोग मानने वालों में से। उनके सुख दुख में हमारा सुख दुख होना चाहिए, और यही सब बातें कहते हैं। तो यही हमारा रिश्ता रहा है। मैं एक बार विजय बाबू के साथ अमिताभ बच्चन जी के घर गया था। उन्होंने कुछ उनके यवतमाल के खेत के ग्रेप्स थे, वो साथ में लिए थे, अमिताभ जी को दिए। तो अमिताभ जी ने याद से, लास्ट टाइम आपने जो भेजे थे वो मैंने और चाहिए थे मुझे वैसे ही। ये रिश्ता उन्होंने बनाया है खुद का। सुंदर जी, आपने अभी हाउसफुल 5 की बात कही, लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है कि हाउसफुल 5 की जब प्रमोशन शुरू हुई थी तो आपको जानबूझ के बाजू में रखा गया, आपका रोल कुछ कम ज्यादा हो गया, क्या स्टोरी क्या थी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब इतने सीनियर एक्टर्स होते हैं, व्हेन यू पार्ट ऑफ सच अ बिगर फिल्म,
यू आर जस्ट पार्ट ऑफ इट, तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी मुझे नहीं पता आप कौन से PR वाली चीज़ों की बातें कर रहे हो। आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे इतने जनरेशनल एक्टर्स के साथ एक फिल्म में करियर की शुरुआत में काम करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता डाउन द लाइन 5 years 10 years भी इतना कोई लकी होता है कि हर फिल्म में मुझे नाना सर भी मिल जाए, संजय सर भी मिल जाए, अक्षय सर भी मिल जाए, एंड टुडेज करंट पीपल। तो एक वो चीज़ तो डेफिनेटली है। हाँ मतलब इतने सारे एक्टर्स हैं, बट बात तो ये है कि वी स्टोल द लाइमलाइट, तो वो तो ठीक है। नहीं, उस वक्त लाल परी का आपका बहुत चर्चा में था, सोशल मीडिया में आपने बहुत ज्यादा देखा है लाल परी। नहीं, बहुत वायरल भी हुआ था जी वो जी सब। जी जी जी। तो जानबूझ के किया था या कुछ ऐसे ही हो गया नहीं था? नहीं, वो खुद ही वायरल हो गया। क्या होता है कि आई थिंक सम न्यूनेस वाज देयर, सॉन्ग भी ऐसा था, फिर वो मैंने और हनी सिंह ने रील भी बना दिया, तो इट जस्ट वेंट वायरल, इट वेंट बलिस्टिक। तो मतलब वो कमाल का हो गया, हमने कुछ नहीं किया था ऐसा। आज भी सौंदर्या शर्मा बोले तो लोग लाल परी बोलते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि एक्टर की पहचान उसके गानों से ज्यादा होती है सर, इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि एक्ट्रेस के लिए जैसे माधुरी मैम को भी धक धक गल बोला जाता है, श्रीदेवी मैम को भी, यू नो, एक मधुबाला मैम को भी, तो एक गाने से रेकनिंग वैल्यू बढ़ जाती है। मैं नहीं कहती जाना जाता है उन लोगों को, पूरी पर्सनालिटी को, बट एक रेकनिंग वैल्यू बन जाती है। तो आई थिंक ये लाल परी हो गया ऐसा। अमृता जी, देवेंद्र जी गाण्याचे खूप शौकीन आहेत, त्यांना हिंदी गाणी खूप आवडतात, गाणी गातात, पण ते असे पब्लिकली नाही, खाजगी मैफलीत गाणी गाऊनही दाखवतात. मॉडेलिंग देखील त्यांनी केलं. ठीक आहे, त्यांच्या मित्रांनी त्यांना थोडंसं चीट केलं आणि मॉडेलिंग करून घेतलं नागपूरला. त्यांनी मॉडेलिंग केलेली आहे. सिनेमाची त्यांनाही आवड आहे, तुम्हालाही आवड आहे बॉलिवूडची. जर ते CM झाले नसते तर तुम्ही दोघांनी एका सिनेमात एकत्र काम केलं असतं हिरो हिरोईन म्हणून, आणि तुम्हाला कोणता रोल त्यांनी करायला आवडला असता? ही खरी गोष्ट आहे की देवेंद्रजींना जेव्हा वेळ मिळाला, जनरली फ्लाइट्समध्ये ते कधी कधी चित्रपट पाहतात, मूवीज देखते हैं, और गानों का बहुत शौक है उनको। गाने लिरिक्स बहुत याद है और मुझे ट्यून्स याद रहती है। अगर वो नहीं होते, अगर मैं बैंकर नहीं होती और अगर सच में एक्टिंग कहीं कर रहे होते हम लोग, तो मुझे लगता है उनकी और एक इच्छा है जिंदगी में, इच्छा जो उनकी थी जो अधूरी रह गई, वो थी प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने की। और तो मुझे लगता है वो लॉयर का जो किरदार है बहुत अच्छा निभा पाते। और क्योंकि मैं हरदम उनसे हर बात पे आर्ग्यू करती हूँ, तो काउंटर लॉयर, आर्ग्यूइंग लॉयर का मैं किरदार निभा लेती। ग्रेट। लेकिन आपने अभी ट्रोल के बारे में कहा था कि आपको कई बार गानों के ऊपर या सोशल मीडिया में आपको बहुत ट्रोल किया जाता है, लेकिन ये ट्रोलिंग के बावजूद भी इन सब चीज़ों को आप कामली हैंडल करती है, कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, आज की जो इंडिपेंडेंट विमेन होती है, हर इंडिपेंडेंट स्त्री को के थ्रू जाना मोड़ पे। मुझे लगता है, मैंने पहले भी एक बार बोला है कि ट्रोलिंग शुड बी ट्रीटेड लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक। आपने अब वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर रहता है। आप वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के डांस करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, या अपने रास्ते चलते रहते हैं, ये आपको देखना है। लाइक व्हेन पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, यू हैव 2 options. 1, get hurt, fall down. 2, build your own castles. तो वो जो आते हैं ना मेरी तरफ पत्थर, मैं और मेरा मुंगेरी लाल के सपने देखती हूँ और एक अपना अच्छा महल बना लेती हूँ। बोमन जी, आपने बटुक पटेल, उसके बाद में लक्की सिंह, डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, आस्थाना, ऐसे एक से बढ़कर एक किरदार किए हैं, और ये सब किरदार करते वक्त ये ज्यादातर ये जितने भी कैरेक्टर्स थे वो डायरेक्टर ड्रिवन थे या आपने उसमें कुछ नयापन अलगपन लाया था? ये क्या सोच के अपने ये सब, क्योंकि ये रोल में हम किसी को भी देखना पसंद ही नहीं करेंगे, दूसरे किसी को। ये नाम लिया कैरेक्टर का तो आपका चेहरा सामने आएगा, आपका नाम लिया तो ये कैरेक्टर सामने आएगा, ये कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब मैं कैरेक्टर एक्टर्स करता हूं तो मैं जितने भी मैंने बात की मेरे पहले कॉन्वर्जेशन में, आई अप्लाई ऑल दोज थिंग्स। अगर लकी सिंह हो या वायरस हो,
तो वायरस को भी मैंने एक वुंड दिया था, इज वुंडेड बाय समथिंग, एक घाव होता है। फॉर एग्जाम्पल उसका बेटा मर गया था, क्यों, हाउ डज इट इफेक्ट हिम, हाउ डज इट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, यू टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड, दे आर नॉट जस्ट डायलॉग्स, दे आर नॉट जस्ट डायलॉग्स। हर एक इंसान में एक कमजोरियां होती है, कीप दैट इन माइंड। तो मैं ये समझ के मैं आगे बात बढ़ाता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है डायरेक्टर कितना भी अच्छा हो, एक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो आप कुछ भी कर लो, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने वायरस बहुत फेमस हो गया था, आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन वो वायरस का कैरेक्टर किसी बेकार फिल्म में डालो तो बोलेगा ये क्या खराब एक्टिंग कर रहा है। द मूवी इज गुड, दैट इज व्हाई वायरस इज गुड, द राइटिंग इज गुड, दैट इज व्हाई। सो आई एम अ बिग बिलीवर इन द पावर ऑफ राइटिंग। आप इफ यू डोंट माइंड, मैं कोई चीज कहना चाहूंगा। पैंडेमिक के दौरान एवरीबडी वॉज इनसिक्योर, कल क्या होने वाला किसी को पता नहीं था। देयर वाज डिप्रेशन, पीपल वर नियर सुइसाइडल, टुमारो वाज अ डार्क डे। तो आई स्टार्टेड समथिंग एंड मैं अपने खुद की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है, सो पीपल विल फील दैट वी नीड टू डू समथिंग इन आवर लाइव्स। I started a small unit, a workshop on writing. I'm an Oscar-trained writer. I've learned for 15 years, I have worked with an Oscar-winning writer to learn writing. क्योंकि मैं मानता हूं वहीं से सब शुरुआत होती है, फ्रॉम द रूट्स, जड़ से ही अच्छी पेड़। तो मैं दो स्टूडेंट के साथ बैठता था, दो ने बोला कल मैं किसी और को बुलाता हूं, जूम पे जाएंगे। जूम क्या था मुझे मालूम नहीं था, मुझे जूम क्या। तो वी डेवलप्ड अ कम्युनिटी। आज 2000 हमारे स्टूडेंट्स हैं। जो मेरा ये मानना है कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ भी किया हो, मैं अपने आप को इतना मैं ये नहीं करता, लेकिन यही सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी जिंदगी के। मैंने स्पाइरल बाउंड शुरू किया, दैट आई कैन वेलकम एनीबडी इन दिस हॉल। आपके बच्चों को बोलो, आपके पिताजी को बोलो, किसी को बोलो, join Spiral Bound if you're doing nothing, if you find the time. We have completed 850 sessions online since the pandemic. And for me it is the most important thing. हमारी पिक्चर चलेगी not because सिर्फ स्टार है उसमें, बड़े बड़े स्टार के पिक्चर भी फ्लॉप हो जाती है, but if the writing is good, आज बोलते ना अटेंशन स्पैन नहीं है। आज मेरी बात क्यों सुन रहे हैं आप लोग? अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग विल कीप यू गोइंग, जैसे कि लिसनिंग कीप्स यू गोइंग। आप जो भी बोलेंगे, अमृता जी बोल रहे, सर बोल रहे, आप बोल रहे, वी हैव टू लिसन। लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देन वी बिकम लेस इगोटिस्टिकल बिकॉज वी आर लिसनिंग टू अदर पीपल। दैट इज व्हाई, यस, दैट इज व्हाई योर राइटिंग इज सो इंपॉर्टेंट। लिसन। सुधीर जोशी ने कहा था, सुधीर जोशी ने मुझे स्टेज पे एक बार कहा था, तू सुनता बहुत अच्छा है, दैट इज गुड एक्टिंग। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूं तो मेरा नेक्स्ट जवाब गलत आएगा, खोखला आएगा। I have to listen. Everybody listen to what these people are saying. It is such a beautiful day. We get to learn something beautiful today. Listen, listen, listen to your friends, listen to your neighbors, listen to your children, listen to your elders. You will be blessed. God क्या bless you. बात है, क्या बात है। जैसे विजय बाबू ने कहा था हम सरप्राइज रखा है, तो उसके पास जाने के पहले मैं अमृता जी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इजिप्ट में है, तो भारत और इजिप्ट ये दोनों देशों के रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इजिप्ट। मैं जो सर ने बोला वो ही कहना चाहूँ। उनका इतना वेल रेड स्पीच था। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे जो याद आ रही वो बोल सकती हूँ कि इजिप्ट और भारत में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ हमें बांध के रखती है। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन विद द मोस्ट मॉडर्न थिंकिंग। हम लोग बहुत आगे तक तो साथ जाने ही वाले हैं, पर अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो वो समय था 2000 साल पहले जब अशोका द किंग थे, तब से हमारे डिप्लोमेटिक ट्रेसेस, दैट इज 3rd सेंचुरी BC, तब से हमारे पुराने रिलेशंस हमें नजर आएंगे। और मॉडर्न टाइम्स में जैसे हमने सर का भी सुना कि महात्मा गांधी जी की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी
वो साथ में ही चालू हुई थी साद ज़ेगलाउट के साथ। साथ में उन्होंने ये सपना देखा था इंडिपेंडेंट नेशंस का, और उसके बाद रिलेशंस जब फ्री इंडिया फ्री इजिप्ट हुआ तो नेहरू जी और नासर जैसे सर ने कहा, इनके भी बहुत सुंदर ऐसे रिलेशन थे, और इन्हीं रिलेशंस की वजह से नॉन अलाइंड जो ट्रीटी थी विच वॉज फॉर द सॉवरेनिटी फॉर द इक्विटी ऑफ द राइट्स ऑफ द साउथ, ग्लोबल साउथ, ये जो थी ये इन्हीं के कोऑपरेशन से चालू हुई। एंड सिमिलरली आज जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी और प्रेसिडेंट एल-सीसी, इनका रिलेशन बहुत ही सुंदर है, इस कदर सुंदर है कि इतना रिस्पेक्ट है कि जैसे सर ने कहा फिर से कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो यहाँ का है नाइल अवार्ड जो है वो मोदी जी को दिया गया। तो इसी तरीके से चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, चाहे डिफेंस सर्विसेज में हमें ट्रांजिट करके इजिप्ट ही हम यूज करते हैं इजिप्ट को फॉर एयर एंड नेवल सर्विसेज, चाहे हमारा योगा जो इन्होंने इतना माना है और इजिप्ट इसे प्रैक्टिस करता है, चाहे देयर इज अ यूथ एक्सचेंज, और आपको पता होगा कि कई कॉर्पोरेट्स भी इजिप्ट आई है, जैसे कि माइक्रोमैक्स ने अपना प्रोडक्शन हाउस यहाँ चालू किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने चालू किया है वैक्सीनेशन यूनिट, टेक महिंद्रा इज देयर एक्टिव इन इजिप्ट। तो विद दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एक जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है ये दोनों के बीच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड $5.2 बिलियन, और हमारे कंपनीज इटसेल्फ दे आर होल्डिंग अराउंड $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट ईयर इन इजिप्ट। तो बहुत कुछ करने को है, और ये प्रेम हम दिखा कैसे सकते हैं, जैसे हमारे रोड्स है, दिल्ली का एक रोड नासिर प्रेसिडेंट के नाम से है, यहाँ पे भी कई रोड्स है जो नेहरू जी के नाम से, गांधी जी के नाम से, उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम से है कई रास्ते बने हुए। तो एडिशनली मुझे फ्यूचर दिखता है कि अगर हम जॉइंट कोलैबोरेशन करें इन एरियाज ऑफ रोबोटिक्स, इन एरियाज ऑफ वेरियस IT इंडस्ट्रीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सब एरियाज में अगर हम लोग एक साथ काम करें, जिसका रास्ता हमें ऑलरेडी हमारे कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी दिखा रही है, प्लस कल्चरली एज वी सेड वी आर सो सिमिलर, दे बिलीव इन जॉइंट फैमिलीज, वी बिलीव इन जॉइंट फैमिलीज, वी हैव द ताजमहल, दे हैव द पिरामिड्स, तो बहुत कुछ है जो हमारे बीच में समान है। तो मुझे लगता है विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमॉन्ग टू नेशंस वी कैन गो प्लेसेस। In between, I wanted to welcome, we have here Mr. Mohammad Bashar, who is the chairman of Egyptian Junior Young Business Association. We welcome you, we heartily welcome you. And we feel honored you could find some time to, and you come here. Thank you very much. You have a special interest in agriculture that really attracts me. Thank you. You are welcome. हम अभी सरप्राइज की तरफ जाएंगे, उसके पहले एक आखिरी सवाल सौंदर्या जी को। आपने एक ऐड किया था पान मसाले का, उसमें 3 हीरो थे, आप भी थी, तो उसके ऊपर भी अभी ट्रोलिंग की बात निकली, इसलिए आपको भी बहुत ट्रोल किया गया, बहुत उसके ऊपर आलोचना हुई, क्या था वो सब? सही बोला आपने, ट्रोलिंग हुई थी, ऐसी ट्रोलिंग हुई थी कि मेरी इमेजेस मॉर्फ करके कि मैं फ्लाइट में जा रही हूँ कि इसने विमल पान मसाला का ऐड किया है, तो मैं पान की पीक थूक रही हूँ फ्लाइट में, इस तरह की भी मॉर्फ पिक्चर्स आई थी। एक्चुअली ये बहुत पर्सनल चॉइस थी। सी, मैं एज अ पर्सन आई डोंट एंडोर्स कि आप पान मसाला खाएं या आप ये खाएं, ये बहुत हानिकारक चीज़ें हैं, सिगरेट पीना, ये सब करना। एंड एज अ डेंटिस्ट आई वुड नेवर इवन सजेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। But having said that, as an actor, my choices are very different. एक लड़की जो काम ढूंढ रही है, उसको एक्टर बनना है, और उसको एक कॉल आता है कि आपको एक एड में कास्ट किया जाएगा and you're replacing so and so, because of course for obvious reasons the actor wasn't available या जो भी issues हुए.
जो इंसान काम ढूंढ रहा है वो कभी ना नहीं बोलेगा कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका भी मिल रहा है। और मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग खा रहे हैं पान मसाला वो तो खा ही रहे हैं ना पहले से। हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट एंडोर्सिंग लाइक दैट, यू नो। तो मेरे को काम की ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मुझे काम करने मिल रहा है, और ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि किसी ने स्क्रीन पे शेयर किया है। सो आई एंडेड अप डूइंग विमल पान मसाला एड। अभी जो सरप्राइज की बात विजय बाबू ने करी थी, तो मैं आज इन तीनों लोगों को इस अपने डिस्कशन का समापन गानों के साथ करने के लिए विनती करने वाला हूं। सबसे पहले सौंदर्या जी 2 लाइन कुछ। अच्छा अमृता जी, आपल्याकडून आम्हाला गाणं ऐकायचंय या कार्यक्रमाचा समारोप म्हणून। मैं ना सर को बोलूंगी गाना गाने। बोमन जी भी गाने वाले हैं। इनके मैं गाने कल भी सुनना चाहती थी पर मिस नहीं, हो गया। बोमन जी भी आज गाने एंड वाले हैं। सौंदर्या, यू आर ऑल्सो ट्रेन्ड सिंगर राइट? तो आप लोग गाओ, फिर मैं आपको मार्क्स दूंगी और मैं फाइनल गाऊंगी। Yes. नहीं ओके, तो मैं क्लासिकल की बात हुई है तो मैं एक ही लाइन गाऊंगी क्लासिकल। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज एक लाइन, सबको नहीं समझ आएगा ना आप क्लासिकल। शुरुआत तो करिए, हो जाएगा। मैं इतना बता दूं, मैंने कोई रियाज व्याज नहीं किया है, मैं करती नहीं हूँ रियाज व्याज, बस इट्स जस्ट ओके। शर्म आ रही है मुझे। अरे मानो सांभल सांभल पग धरियो, अरे मन दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन स्योने है ना कबाहू करियो, अरे मन सांभल सांभल पग धरियो। वाह, क्या बात है। बोमन जी आप भी गाएंगे? देखिए, जो गाने में मजा नहीं है वो गवाने में मजा है। अमृता जी। अच्छा सर का अलग हम लोग रखेंगे। मैं मेरा फेवरेट सॉन्ग के 4 लाइंस गाती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू।